गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऑब्जर्वर आईएएस प्लेटफॉर्म। आज हमारे टॉपिक का विषय है न्यू एग्रीकल्चर एक्ट और इससे जो जुड़े हुए अंतर्विरोध हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, उसके बारे में। 3 विशेष प्रकार के कानून बने हैं, एक्ट बना है और इसको लेकर के डिबेट जारी है। पहला एक्ट है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, कृषि उपज और व्यापार वाणिज्य के लिए। दूसरा है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। जो भी डिबेट है, विवाद है या आंदोलन है, ये इन्हीं 2 मुद्दों के ऊपर हो रहा है। इस वाले मुद्दे पे उतनी ज़्यादा बहस नहीं हो रही है। अब इसको जो अन्य और फैक्ट हैं उसके बारे में बात करते हैं कि लोकसभा में सितंबर 2020 और राज्यसभा में 2-3 दिन बाद सितंबर 2020 को ही एक्टिव किया गया। अनाज, दलहन, तिलहन, फूड ऑयल, प्याज, आलू जैसे जो एसेंशियल गुड्स हैं उसको भी एक बिल में रखा गया और एक्टिव किया गया। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले एक्ट से जो प्रोविज़न निकला है। यह एक्ट जो भी किसानों की मंडी होती है उसके जो बाउंडेशंस थे, लिमिटेशंस थे, उसको ख़त्म कर दिया। अब कोई भी कहीं भी किसान अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। ई ट्रेडिंग एक प्रोविज़न रखा गया है, जैसे अमेज़ॉन वाला है कि ये चीज़ें यहाँ हैं वैसे हैं। टैक्सेशन सिस्टम को हटा दिया गया है जो अलग अलग लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का भी प्रयोग किया जाएगा। और जब इसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को प्रोटेक्ट करने में जो भी एक फाइनेंस की या पैसे की कमी दिख रही है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का हो, वेयर हाउसिंग का हो या प्रोसेसिंग का हो, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा और जो मीडिएटर हैं उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा और फार्मर्स प्रॉफिटेबल हो सकेंगे। तो पहले एक्ट में यही सारी बातें हैं कि एग्रीकल्चर ट्रेड और ट्रेड को लेकर के जो कुछ भी पहले का प्रोविज़न था उस सबको ख़त्म किया गया है। ओपन मार्केट सिस्टम कर दिया गया है या फिर एग्रीकल्चर सिस्टम में भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी बनाई गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि इससे रिफॉर्म होगा। अब आते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर, क्या है, कैसे है और किस तरह है। इसको लेकर के जो आशंका जताई जा रही है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी, जबकि सरकार का कहना है कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगा। दूसरा ये है कि जो फार्मर्स है, फार्मर प्रोडक्ट हैं और जो मंडी हैं उनके बाहर बेचेंगे तो एक तरह से मंडी ही ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट कह रही है कि मंडी ख़त्म नहीं होगी और किसान फ्री होंगे। प्रॉब्लम यहीं पर है। जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो खुल के कह रहे हैं कि आप रिटर्न में दीजिए कि ये ख़त्म नहीं करेंगे, बट गवर्नमेंट ऐसा कोई रिटर्न में प्रोविज़न नहीं दे रही है। दूसरा है एग्रीकल्चर प्राइस को लेकर के। एग्रीकल्चर प्राइस को लेकर के कह रहे हैं कि जो फार्मर्स है, ट्रेडर्स है और ट्रेडर्स के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो उससे एक पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिविटी आने से स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में। डिमांड सप्लाई का अच्छा एकोमोडेशन होगा और जो भी निगेटिविटी है उसके ऊपर कंट्रोल होगा। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करते हैं कि
उन किसानों का कहना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसान से वो मनमाने रेट पर खरीदेंगे, शुरुआत में अच्छा पेमेंट देंगे, बाद में लटका देंगे या फिर नहीं देंगे, तो उसके उपलक्ष्य में किसान क्या करेंगे। ठेके पर जो खेती हो रही है उसका भी कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, वगैरह वगैरह। एसेंशियल गुड्स कमोडिटीज़ के लिए जो लिमिटेशंस बनाई गई है, मैंने जैसे कहा कि इसको लेकर के कोई प्रोटेस्ट या विरोध नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने पहले एसेंशियल गुड्स की लिस्ट बनाई थी कि ये चीज़ें होंगी, अब उनकी बाहर हो गई। किसान लोग इसके ऊपर आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि जितने भी बड़े किसान हैं वही लोग ब्लैक मार्केटिंग करके इससे पैसा बनाते थे। आंदोलन में इस तीसरे विशेष कानून को कोई तवज्जो या महत्व नहीं दिया गया है। इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है अब वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग को और मोटिवेट करेगा। अब एग्रीकल्चर लॉ को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें हैं उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दूसरा प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और तीसरा ये एसेंशियल गुड्स। अब उसी को लेकर के एनालिसिस करना है। पहला है प्राइस मैकेनिज़्म। प्राइस मैकेनिज़्म पर ये बात कही जा रही है कि ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं एंटी फार्मर है और कोई मैकेनिज़्म नहीं है, और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा कॉरपोरेट लॉबी या प्राइवेट बिजनेसमैन उठाएंगे और किसान मरेगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि पहले कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे जो कि इनको रेगुलेट करते थे कि भाई प्याज का एक्सपोर्ट नहीं होगा, प्याज का निर्यात नहीं होगा, या प्याज को आयात करो, वगैरह वगैरह अन्य और चीज़ें भी थी। लेकिन अब इन सब को डीरेगुलेट कर दिया गया है। मतलब अब फूड पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि कुछ नहीं होगा। एक और भी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर ट्रेड स्टेट का विषय है और इसके ऊपर सेंट्रल लॉ बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर एक्ट के विरुद्ध है। माफ़ करें, कहीं ना कहीं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेंट्रल स्टेट की जो एक डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे होंगे, इस संदर्भ में संविधान में जो परिभाषा और शक्तियाँ दी गई हैं और उनके जो लिमिटेशंस बनाए गए हैं उसकी फीलिंग के अगेंस्ट हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट्स का मैटर है, राज्यों का मुद्दा है, और कानून कौन बना रहा है? केंद्र, और इसको राज्यों के ऊपर जबरिया या लागू करने का जो भी कहिए एक प्रोविज़न रख रहा है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फीलिंग के अगेंस्ट है। उसके अलावा एक अन्य और प्रोसेस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के डिस्प्यूट अभी भी जारी है, इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म कर देगी, प्रोटेस्ट करने वाले, लेकिन गवर्नमेंट साफ तरीके से इस मुद्दे के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रही है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के बाज़ार में कई तरह के भावनाएं हैं, थोड़ी पॉजिटिव भी है। डाबर इंडिया लिमिटेड, रामदेव की कंपनी, पतंजलि, टाटा, हिमालय, ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ अच्छे उदाहरण हैं। टाटा तो सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के एक नेगेटिविटी है। उसके बाद है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस पहले थे, अब नहीं है। अगर सारी चीज़ें हटा देंगे तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को भी चीज़ें उभर करके आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर माहौल डिस्प्यूटेड है, बना हुआ है। अब एग्ज़ाम में जो चीज़ें आएंगी और जो हमें लिखना है उसकी बात करते हैं।
अब जब एग्ज़ाम की बात होगी तो उसमें सीधे आएगा न्यू एग्रीकल्चर एक्ट को एस्टिमेट करें और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में ये कहाँ से फुलफिल होगा उसके बारे में अपने व्यू दें। तो आपको लिखना क्या होगा, 3 विशेष कानून। अब किसानों को क्या फ़ायदा होगा, तो पहला पॉइंट, किसानों को कानूनी बंधन से आज़ादी मिलेगी। पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य रहता था और वो मंडियों के द्वारा संचालित होती रहेंगी। खेती किसानी में निजी निवेश से डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर आएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। फार्मर्स को दिया गया मार्केटिंग का एक ऑप्शन उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। पहले किसानों के पास मंडी का लाइसेंसिंग जो व्यापारी थे, वो मीडिएटर जो थे, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। अब उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो पैक्ट है उससे फार्मर एम्पावर्ड होगा और बड़े व्यापारियों के इच्छानुरूप कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। गवर्नमेंट के लेवल पर डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करने के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड में इसका प्रोविज़न किया गया है। इस नए प्रोविज़न के तहत एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना प्रॉफिटेबल होगा और एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी का भी एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रिजर्विंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो भी शॉर्ट आउट होगी, मतलब भंडारण और वितरण। गवर्नमेंट के द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाने पर फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और कंज्यूमर को कम प्राइस के ऊपर भी प्रोडक्ट मिलेंगे। फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2018-19 में 46,700 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा करके इतने करोड़ रुपए, तो इसे भी रिफॉर्म आगे बढ़ेगा। अगले साल मतलब अगले 2020-21 में इतना बढ़ाया गया। फूड प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जो आंकड़े हैं आपके सामने हैं। 18-19 में 285 मिलियन टन और फिर इतने में 296.5 मिलियन टन, जो आगे भी बढ़ेगा। इतने हेक्टर बुआई है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 1.5 गुना करना की बात कही गई है। ये औसत उत्पादन से 50% ज़्यादा है। फिर उसके बाद से यह प्रोविज़न है फार्मर्स को दलहन, मोटे अनाज, खाद्य तेल के अतिरिक्त अन्य जो फूड प्रोडक्ट हैं उनको भी एग्रीकल्चर करने के लिए मोटिवेट करेगा। कृषि उपज व्यापार संवर्धन व सरलीकरण विधेयक एक इकोसिस्टम बनाएगा जिसमें कृषकों को अपनी पसंद की खरीद बिक्री की स्वतंत्रता होगी। वैकल्पिक रोजगार चैनल उपलब्ध होने से कृषकों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे। इंटर स्टेट ट्रेड बढ़ेगा। लाभ की बात करते हैं। कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में खरीद बिक्री हेतु व्यापारी स्वतंत्र होंगे। लेन देन के लागत में कमी आएगी। मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीतगृह, वेयर हाउसिंग, प्रसंस्करण यूनिट के लिए चैनल का सृजन होगा। किसानों के साथ साथ जो एक्सपोर्टर हैं, रिटेलर हैं, उनका एकीकरण होगा ताकि मीडिएटर कम हो सके। एक देश में डिजिटल ट्रेड एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंट्रोड्यूस होगा और जिस तरह अन्य और सेक्टर बूम किए हैं ये भी होगा। फार्मर्स को एक बेटर प्राइस मिलेगा। अन्य जो और भी प्रॉफिट हैं वो भी हैं कि रिसर्च डेवलपमेंट और बढ़ेंगे, टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन होगा, कोलैबोरेशन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एग्रीकल्चर और बढ़ेगा, किसानों को उसकी प्राइस अच्छे से मिलेगी, टाइम पीरियड पर मिलेगी और एक इकोसिस्टम आगे भी डेवलप करेगा। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है या इस एक्ट से चैलेंज क्या हो सकती है या समस्याएं क्या हो सकती हैं या क्या आशंकाएं हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो फार्मर से परचेज कर सकते हैं, लेकिन किसानों के मोल भाव की क्षमता पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। फार्मर्स के पास अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने प्रोडक्ट को बेचने की सिस्टम अभी उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुई है
तो दूसरे जगह अगर बेचेंगे तो वहाँ पर इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पर ये फैसिलिटी उन्हें मिलेगी। किसानों को पेमेंट करने का प्रोविज़न रखा गया है, लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं मिला तो अदालती चक्कर में फंस जाएंगे। तो बड़े किसान तो अपना पैसा निकालने में सक्षम होंगे, छोटे किसान क्या करेंगे? और हमारी अदालतें तारीख पे तारीख के लिए मशहूर हैं। फिर पहले अमेरिका, यूरोप में ये सिस्टम लागू है और वहाँ भी फार्मर्स की इनकम उल्टा कम हो गई और वहाँ के भी फार्मर सब्सिडी पर टिके हैं। प्रश्न यही है कि जब विकसित देशों में यह उतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में कैसे एप्लीकेबल होगा? बिहार जैसे स्टेट ने तो एमएसपी ख़त्म भी कर दिया है, लेकिन फिर भी सारा प्रॉफिट मीडिएटर उठा ले रहे हैं, कोई फ़ायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। कंक्लूजन में क्या करेंगे कि एमएसपी ख़त्म ना करें या एमएसपी को सुनिश्चित करें। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने बातचीत की, एक तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको पढ़ाई और एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ बताया। तो जब भी आप एग्ज़ाम के लिए लिखें तो आपको लिखना चाहिए कि एग्रीकल्चर एक्ट है, वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो 3 कानून, पॉजिटिव, सरकार का व्यू और सुधार। उत्तर का पहला भाग ये होगा। फिर आप नेगेटिव पर आएंगे तो नेगेटिव या फिर इसको कहेंगे चुनौती, या फिर आप इसको कहेंगे आशंका, या फिर विरोध, जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कहेंगे। और फिर आपका एक कंक्लूजन होगा जो हमेशा पॉजिटिव होगा। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इस पक्ष को दिखाते हैं, इस पे चुप्पी साध लेते हैं, या यही ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, ये नहीं रहता। नहीं, ये एकदम बैलेंस होना चाहिए। अगर 5 पॉइंट ये है तो 5 पॉइंट ये है। जिस दिन आप अपनी बातों को टू द पॉइंट 5-5, 3-3 लाइनों में कहने की आदत डाल लिए, उस दिन आपका आंसर एकदम बैलेंस हो जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमेशा उत्तर में दोनों पक्ष दिखाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि न्यू एग्रीकल्चर एक्ट के प्रॉफिट, लाभ, सकारात्मक पक्ष, उज्जवल पक्ष, बदलाव की आशंका, चेंज, तो ये होगा। और न्यू एग्रीकल्चर एक्ट से चैलेंज, प्रोटेस्ट, आशंका, चुनौतियाँ, तो इसका उत्तर ये होगा। जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो दोनों फेजों को लेकर के पूछते हैं, बट आईएएस में किसी भी पक्ष से प्रश्न आ सकता है। इसलिए पहले जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वो हमने आपके सामने रखा, और फिर जो एक एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड कंटेंट है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कंक्लूजन, वो भी रखा। तो उम्मीद है कि एग्रीकल्चर एक्ट को लेकर जो सारी बातें हमने की वो आपके समझ में आ गई होंगी। तो यही फॉर्मेट रखना है, 3 विशेष प्रकार के कानून, उनके प्रोविज़न, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने फिर हम नए क्लास में, अगली क्लास में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे, और इसी तरह पहले रिपोर्ट पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको लिख के समझेंगे। लिख के समझने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि आपका एकमात्र उद्देश्य एग्ज़ाम को क्रैक करना है, पास करना है, न कि इसके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बन करके टीवी के डिबेट में भाग लेना है। तो जितना अच्छा आपका बैलेंस उत्तर होगा, दोनों तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कंक्लूजन, उतना ज़्यादा मार्क्स गेन करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है।
ओके, ऑल द बेस्ट।